फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऑल टाइप अगर आप प्रेस करेंगे तो ही ये फैसिलिटी आपको मिलेगा। ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, इसलिए आराम से ये आप कर सकते हैं। बट इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इस फैसिलिटी से जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक अच्छा करियर हर किसी का जीवन का सपना होता है। और घर बैठे अगर ये फैसिलिटी यूट्यूब के थ्रू आपको मिल रहा है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल टाइम। आज मैं जिस विषय को लेके आपके साथ ये क्लास करने वाली हूँ, आपको शायद पता ही चल गया होगा, क्योंकि मैं कम्युनिटी टैब में भी डाला हुआ था, कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने ये डाला हुआ था कि आज मैं एक स्पेशल एविएशन क्लास करूँगी आप लोगों के साथ। मेरे पास जो मेल आया है उसमें से मैक्सिमम मेल ये आया है कि वो लोग जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास में हम क्या सिखाते हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लास में मैं बहुत कुछ सिखाती हूँ, बट वो तो डेफिनेटली इतने कम समय में मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। बट मैं जिस्ट बता दूँ, आपको बेसिक एविएशन के ऊपर जानकारी दिया जाता है, आपका नॉलेज डेवलप किया जाता है। उसके साथ साथ आप इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, इंटरव्यू का प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर सारा आपके डायरेक्टली 1 by 1 प्रैक्टिस करवाया जाता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, कम्युनिकेशन सही हो। एंड उसके साथ साथ आपको जॉब असिस्टेंस दिया जाता है। बट आज का जो ये क्लास है, इसमें मैं आपको रिगार्डिंग एविएशन के बारे में कि एविएशन में कितना नॉलेज आपको होना चाहिए, अगर आप कोई भी एयरलाइंस इंटरव्यू में जाएंगे तो इसी के विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पॉइंट्स जिस्ट करके लेके रखी हूँ ताकि छूट ना जाए जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि एविएशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको हम कैसे आपके सामने लेके आएंगे, कितना कम कितना सरल उपाय में आपको हम ये सिखा पाए, यही मेरा चैलेंज है। ताकि ये चीज़ आप पूरा देखें वीडियो एंड दिमाग पे घुसा के लीजिए कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है आपको जानने का। एंड मेरा पुराना वीडियोस भी देखते रहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी मैं देती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ आपको हेल्प करेगा जो अपकमिंग इंटरव्यूज़ आएगा उसमें आपको सफल होने के लिए। सबसे पहले देखिए, एविएशन जो वर्ड है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एविएशन वर्ड का मतलब क्या है? एविएशन इज समथिंग रिलेटेड विथ एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन। एविएशन इंडस्ट्री जो है वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग के साथ रिलेटेड होता है। उसके साथ साथ इसमें एविएशन सेफ्टी देखा जाता है, ताकि परेशानी मतलब कोई परेशानी ना हो इतना बड़ा काम करने के लिए। सो ऑल दिस थिंग्स इट विल कम अंडर एविएशन वर्ड। एंड एविएशन जो है ये बहुत दिन का बात नहीं है। आपको पता ही होगा कि ये शुरू हुआ था 1903 से। राइट ब्रदर्स के बारे में आपको पता है, ऑल्वी राइट एंड विल्बर राइट, इन दोनों ने मिलके एविएशन सबसे पहले फ्लाइट उड़ाया था। फ्लाइट का इन्वेंशन किया था रदर देन कि ताकि एक ऐसा जान हो सकता है जहाँ से ऐसे करके हवा में लोग उड़ सकते हैं। एंड दे इन्वेंटेड द एयरक्राफ्ट, उनके नाम के साथ ही जुड़ गया है ये चीज़। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बोलूँ कि ये ओनली 1903, अब देखिए 2020 में हम लोग है। एंड 1903 इज़ अ बहुत बड़ी बात नहीं है। करीब 117 साल करीब इतना ही एविएशन का उम्र है। उससे पहले कोई एविएशन के बारे में कुछ नहीं जानता था, ना एविएशन वर्ड आया था शायद, आई होप। नेक्स्ट इज़ दैट मैं आपको ये एक बोलना चाहती हूँ कि इंडियन एविएशन के बारे में अगर हम बोले कि फादर ऑफ इंडियन एविएशन किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन एविएशन बोला जाता है श्री जमशेदजी टाटा को। उसके साथ साथ आपको जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे उसी टाइम का एविएशन मिनिस्टर कौन है, उनका नाम आपको ज़रूर याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को 99% केसेस को पता नहीं होता, वो लोग आपको पूछते हैं। अभी अगर आपको कोई इंटरव्यू होगा, मतलब जब तक अगर इंटरव्यू होगा तब तक अगर कोई चेंज ना हो, आज के डेट पे मैं बोल रही हूँ, एविएशन मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ये नाम आप याद रखिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि एविएशन का जब एविएशन शुरू हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में, डेफिनेटली इंडिया में शुरू नहीं हुआ था क्योंकि राइट ब्रदर्स अमेरिका से थे। तो सबसे पहले ग्रेजुअली, मतलब पहले तो ये खाली मेल के लिए, मतलब लोगों का लेटर्स वगैरह ये सब जाता था, सामान वगैरह जाता था, इंसान डरता था एविएशन मतलब एयरक्राफ्ट चढ़ने में।
उसके बाद जब पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट शुरू हुआ तो ग्रेजुअली हर देश में ये फैल गया एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ। उनका काम है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में एविएशन को कंट्रोल करना। देयर हेडक्वार्टर इज इन मॉन्ट्रियल कनाडा। जब सारे विश्व में ये बहुत ज़्यादा फैल गया तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली प्रॉब्लम हो रहा था कि इतना सारी चीज़ को एक साथ हैंडलिंग करने के लिए। सो दे हैव डिसाइडेड कि हर कंट्री के लिए वो लोग अलग अलग ऑथराइजिंग बॉडी बनाएंगे जो इकाओ के साथ एक होकर काम करेंगे। इंडिया के लिए उन बॉडी का नाम है DGCA और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड डेफिनेटली ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। एंड कोई भी डिसीजन अगर यहाँ पर हो, कोई एयरलाइंस का परमिशन हो, पायलट का लाइसेंस हो, इंजीनियर का लाइसेंस हो, कोई नया रूट इंस्टॉल करना हो, कोई नए एयरलाइंस को आना हो तो DGCA के परमिशन के बगैर ये नहीं हो सकता। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन Indian aviation that you have to remember. Now the question is that कि ये जो सारा एविएशन का काम होता है बेसिक कितना डिपार्टमेंट, मतलब कितने डिपार्टमेंट में नहीं बोल सकते, मतलब कितना विभाग हो सकता है कि अगर एक एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए या फिर एविएशन के लिए। देखिए सबसे पहले आएगा इसका टेक्नोलॉजी के बाद आएगा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब जो आबहवा है, ये एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है एविएशन में मेट्रोलॉजी। उसके बाद आएगा इसका नेविगेशन, क्योंकि कैसे नेविगेट करेगा, हवा में तो कोई रास्ता है नहीं। एंड उसके बाद आएगा एयर रेगुलेशन, क्योंकि हर देश का एयर रेगुलेशन थोड़ा बहुत अलग होता है। उसी देश को उसी एयर रेगुलेशन के थ्रू जाके अपना एविएशन को मतलब लेके जाना पड़ता है। सो ऑल दिस 4 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू। अब मैं आती हूँ कि जो टेक्निकल है और जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या क्या चीज़ आता है। देखिए एविएशन में एयरक्राफ्ट तो ऑल ओवर जो उड़ता है उसको बोला जाता है, बट एरोप्लेन किसको बोला जाता है कि जिस एयरक्राफ्ट में मशीन होता है और विच इज़ पावर ड्रिवन। तो एयरक्राफ्ट का बहुत सारे कैटेगरीज है, एरोप्लेन का कैटेगरीज है। जैसे एयरक्राफ्ट बोलने से ये भी बोला जाता है कि काइट इज़ ऑल्सो एन एयरक्राफ्ट। उसके साथ साथ आपको हेलीकॉप्टर जो है वो एयरक्राफ्ट तो है बट इट इज़ नॉट एन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन होने के लिए आपको इंजन होना चाहिए एंड फिक्स्ड विंग्स होना चाहिए, बट हेलीकॉप्टर का फिक्स्ड विंग्स नहीं है, रोटेटिंग है, वो जो रोटर घूमता है ऊपर। तो इसलिए हेलीकॉप्टर इज़ एन एयरक्राफ्ट बट इट इज़ नॉट एन एरोप्लेन। तो ये जो सारा चीज़ है, ये जो विभाग है एयरक्राफ्ट एरोप्लेन का, इसका एक बेसिक आइडिया आप दिमाग पे घुसा के रखिए। क्योंकि यू नो क्या होता है कि जब भी आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज अबव एवरेज। तो आपके बातचीत में वो कॉन्फिडेंस, वो चीज़ अगर आपको पूछा जाए एंड ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एविएशन, ये सारा चीज़ आप बोल पाए कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। सो ये बहुत बड़ा मतलब आपके लिए एक एडवांटेज होगा कोई भी इंटरव्यू जीतने के लिए। नेक्स्ट इज़ दैट कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जिसके भरोसे में एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, उसमें पायलट के सामने जो कॉकपिट होता है, उस कॉकपिट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे स्पीड देखने का, RPM देखने का, जैसे मतलब RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, इंजन का जो रेवोल्यूशन है पर मिनट में वो देखने का, फ्यूल देखने का। एंड उसके साथ साथ डिफरेंट एड्स लाइक जो रास्ता दिखाता है, मैं सहज करके आपको बता रही हूँ, उसके बाद में थोड़ा बहुत आपको दूंगी नॉलेज की क्या क्या नाम है, क्या नाम हो सकता है, ये सारी चीज़ों का। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पायलट्स को देख के फ्लाइंग करना पड़ता है, उसका एटीट्यूड क्या है हॉराइजन के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ के लिए कॉकपिट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो टाइम पायलट को फॉलो करना पड़ता है। एट द सेम टाइम उनको कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेट करना पड़ता है कंट्रोल टावर के साथ, ताकि उनका पोजीशन, उनका हर चीज़ टाइम टू टाइम बता सके। जिस जगह के ऊपर से एयरक्राफ्ट पास होता है वहाँ कंट्रोल टावर में उनको सारा चीज़ बोल दिया जाता है। एंड ये सारा चीज़ के लिए उनको फ़्लाइट प्लान करना पड़ता है बाकायदा, क्योंकि विदाउट फ्लाइट प्लान कोई भी एयरक्राफ्ट को परमिशन नहीं मिलता है हवा में उड़ने के लिए। नेक्स्ट इज़ दैट कि एरोप्लेन का डिफरेंट बॉडी पार्ट को डिफरेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज में हम लोग अलग करते हैं। जैसे
उनका जो मेन बॉडी है उनको बोला जाता है फ्यूजलेज, विंग्स को तो विंग्स ही बोला जाता है। उनका जो टेल है उसको बोला जाता है स्टेबलाइजर, जो ऊपर खड़ा रहता है उसको बोला जाता है वर्टिकल स्टेबलाइजर, जो हॉराइजेंटली रहता है उनको बोला जाता है हॉराइजेंटल स्टेबलाइजर। इसको छोड़ के बहुत सारी एड्स होता है, जैसे आप विंग्स में देखेंगे कुछ चीज़ अप एंड डाउन करते हैं, जैसे एलेरॉन, फ्लैप्स, ये सब होता है। एंड एट द सेम टाइम जो टेल पोर्शन है उसमें एलिवेटर्स, रडर ये रहता है। एंड एयरक्राफ्ट का जो व्हील्स होता है उसको अंडर कैरेज बोला जाता है। अंडर कैरेज का भी डिफरेंट नंबर्स ऑफ अंडर कैरेज होता है कि वो डिपेंड करता है कि कितना भारी है एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर ऑल अप वेट कितना है एयरक्राफ्ट इसके ऊपर। तो ये जो सारा चीज़ है ये हम इसको बोल सकते हैं कि जो टेक्निकल पार्ट है इसके हिसाब से ये सारा चीज़ आता है। नेक्स्ट इज दैट मेट्रोलॉजी। देखिए मेट्रोलॉजी ऑल्सो टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट में एंड गाड़ी में यही डिफरेंस है कि गाड़ी में जो भी स्पीडोमीटर आपको दिखाता है तो आपको पता चल जाता है गाड़ी इतना स्पीड में जा रहा है, बट एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं। एयरक्राफ्ट में एयर स्पीड इंडिकेटर स्पीड दिखाता है, बट हवा जो है, जो विंड जो है, उसको स्पीड के साथ कैलकुलेट करके हम लोगों को ग्राउंड स्पीड निकालना पड़ता है। एंड अगर ये पीछे से धक्का देगा विंड एयरक्राफ्ट को तो एयरक्राफ्ट भागेगा जल्दी, और अगर सामने से एयरक्राफ्ट को विंड धक्का देगा तो एयरक्राफ्ट का स्पीड कम हो जाएगा, ग्राउंड स्पीड कम हो जाएगा। एंड ग्राउंड स्पीड ही माने रखता है कि एयरक्राफ्ट कब पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने के लिए। सो इट इज़ ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज दैट कि यहाँ पे फॉग, मिस्ट, हेज, स्मॉग, ये सब जो पार्टिकल होता है, एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल, इसके ऊपर से सारा चीज़ वेदर का जो विजिबिलिटी है, आई मीन जो एबल टू सी एंड आइडेंटिफाई द प्रोमिनेंट अनलाइटेड ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम एंड द प्रोमिनेंट लाइटेड ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग नाइट टाइम एट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इसको विजिबिलिटी बोला जाता है। तो इसको इफेक्ट देता है। एंड फ्लाइंग के लिए विजिबिलिटी टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो बारिश हम लोग नॉर्मल केसेस में बोलते हैं, इनको एविएशन टर्म्स में बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का भी कई पार्ट्स होता है, जैसे ड्रिजल होता है, बहुत छोटा छोटा ड्रॉप अगर पड़े, थोड़ा सा बड़ा अगर हो, विच इज़ कॉल्ड शावर। एंड रेन हम उसी को बोलते हैं ड्रॉप बहुत बड़ा है, एंड विच विल मेक स्प्लैशिंग साउंड ऑन द ग्राउंड। एंड जब ये बहुत देर तक होता है, 4-5 घंटा, तो ये क्लासिफिकेशन है कि आसमान से पानी गिरना मतलब ही रेन नहीं है, तो रेन का भी डेफिनेशंस है। तो ये सारा डेफिनेशंस मेट्रोलॉजी में आता है। उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट आइसिंग टेक्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो मूवेबल पार्ट है, यहाँ पे अगर आइस जम जाएगा तो वो पार्ट मूव नहीं हो पाएगा। तो आइसिंग जिसको बोला जाता है वो भी एयरक्राफ्ट में बहुत डेंजरस चीज़ हो सकता है। इवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर, जैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, सीबी क्लाउड्स इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ क्लाउड, जहाँ से हेल होता है। एंड हेल एयरक्राफ्ट में अगर पड़ता है, गिरता है, तो उसका बॉडी में होल हो जाता है, एंड उसी होल से उनका प्रेशराइजेशन एंड एयर कंडीशनिंग बिगड़ सकता है। तो ये सारा चीज़ मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। जहाँ तक मैं इंडियन क्लाइमेटोलॉजी का बात बोलूँ, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग 4 भागों में यहाँ का क्लाइमेटोलॉजी को डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड मानसून, पोस्ट मैं थोड़ा सा पहले से बोलूँ तो प्री मानसून, मानसून, पोस्ट मानसून एंड विंटर। तो विंटर इज़ द बेस्ट पार्ट टू फ्लाई एंड प्री मानसून इज़ द वर्स्ट पार्ट टू फ्लाई। मतलब प्री मानसून में जैसे आपको मार्च, अप्रैल, मई, ये जो है ये 3 महीने को हम लोग बोलते हैं प्री मानसून। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मानसून, अक्टूबर, नवंबर पोस्ट मानसून एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी विंटर। तो विंटर इज़ द बेस्ट टाइम टू फ्लाई। तो ये सारा चीज़ आता है अंदर मेट्रोलॉजिकल पार्ट। एंड आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है। अगर कैसा लग रहा है आपको, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। Now I'll discuss about the navigation part. Yes, navigation part is a very important part, क्योंकि नेविगेशन ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ की हेल्प से, जिसके हेल्प से एविएशन को मतलब एयरक्राफ्ट को रास्ता मिलता है कहीं जाने के लिए। नेविगेशन के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे ग्राउंड इंस्टॉलेशंस होता है। अगर कुछ नाम पूछते हैं आपको तो आप बोल सकते हैं NDB, विच इज़ कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल बीकॉन, VOR, which is called very high frequency omnidirectional radio range, ILS जैसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये सारी चीज़ आप 2-3 नाम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ हेल्प करते हैं, एविएशन को रास्ता दिखाता है एंड
मतलब एयरक्राफ्ट को रास्ता दिखाता है और उसको डेस्टिनेशन तक लेके आता है। ये सारी चीज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी होता है जिसके थ्रू पायलट देखते हैं, समझते हैं एंड एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करवाते हैं। तो ये गया नेविगेशन के बारे में। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ है, मैं आपको छोटा करके बता रही हूँ कि कैसे ही हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ सैटेलाइट सिस्टम भी है, बहुत सारे सैटेलाइट्स है। कोई भी एक पोजीशन को डिसाइड करने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट का पोजीशन ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट को रास्ता मिल जाता है। डिफरेंट पोजीशन एयरक्राफ्ट की हाइट में है, किसके ऊपर है, ये सारी चीज़ का जानकारी मिल जाता है। लास्ट आता है रेगुलेशन। देखिए, कोई भी देश में एविएशन का काम ऑपरेट करने के लिए सर्टेन रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। इंडिया के लिए जो रेगुलेशन डिसाइड होता है वो DGCA, जब मैंने शुरू में आपको बताया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन बनाते हैं। उनका एक रेगुलेशंस बुक आता है टोटल, जहाँ पे कोई भी चेंजेस हर साल के लिए चेंज होता है, उसमें लिखा जाता है। एंड कुछ चीज़ के हर चीज़ के लिए वो फॉलो करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दूँ। जैसे अगर आप एयरक्राफ्ट में फोटोग्राफी करना चाहेंगे तो किसका परमिशन लेना पड़ेगा? द आंसर वुड बी DGCA। आपको DGCA के परमिशन लेके अगर एयरक्राफ्ट में कोई फोटोग्राफी करना चाहे तो कर पाए, मतलब सही ढंग से। अगर जो हम लोग खींचते हैं इधर उधर का, वो तो इलीगल वे में होता है, कोई देखता नहीं है। बट आप ये भी देखा होगा कि कोई देखता है और किसी को शक होता है तो आपको फ़ोटो डिलीट भी करवा देता है। तो बाकायदा आपको ये करना है। अगर किसी कोई मेल लेके कैरी कर रहा है एयरक्राफ्ट के अंदर तो भी आपको DGCA का परमिशन लेना पड़ता है। हर चीज़ के लिए DGCA का परमिशन हम लोगों को लेना पड़ता है। डायरेक्टर ऑफ एयरवर्दीनेस होता है, तो कौन सी चीज़ के लिए किसका परमिशन लेना पड़ता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है इंडिया में एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने के लिए, ये सारी चीज़ आता है एयर रेगुलेशंस में। एयर रेगुलेशन का अगर छोटा सा किताब आपको आप मतलब जान लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट फ्रॉम, आपको पता है कि इंग्लिश बुक स्टोर बोल के एक बुक हाउस है जहाँ पे एविएशन का सारा किताब मिलता है, जो दिल्ली में है। एंड वहीं पे आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट करके आप वो किताब भी मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैसे रेगुलेशन काम करता है इंडिया में। तो ये मेरा एक वीडियो था छोटा सा कि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज दिया जाए कि कैसे काम होता है एविएशन में एंड हम लोग क्या क्या सिखाते हैं आप लोगों को जब आप इंटरव्यू जाते हैं उससे पहले, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए। एंड जो ऑपरेटर्स है जो हम लोगों को बोलते हैं स्टूडेंट्स भेजने के लिए, उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम लोग जिनको ले रहे हैं वो कुछ पता है उन लोगों को। एविएशन तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें कौन सा चीज़ आपको जानना है वही जानकारी देना, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।